जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 271 से लेके 280 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 271, ए क्लियर ड्राई सैंड सैंपल इज टेस्टेड इन ए ड्राई डायरेक्ट shear टेस्ट। The normal stress and the shear stress at failure are both equal to 120 kilonewton per meter square. The angle of shearing resistance if the sand will be option A 25 degree, option B 35 degree, option C 45 degree and option D 55 degree। देखिए न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि हमारा एक ड्राई सैंड है और हम लोग कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट shear टेस्ट कर रहे हैं। अब डायरेक्ट shear टेस्ट में आपको बताया गया है कि नॉर्मल स्ट्रेस मतलब सिग्मा की वैल्यू एंड shear स्ट्रेस मतलब टाउ की वैल्यू, दोनों की वैल्यू बराबर कितनी दी गई है, 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब आपको एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब फाई की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट shear टेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो डायरेक्ट shear टेस्ट का हमारा फॉर्मूला लिखते हैं, तो उसका हमारा होता है टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई। ये हमारा डायरेक्ट shear स्ट्रेस का इक्वेशन होता है, डायरेक्ट shear टेस्ट का इक्वेशन होता है, जिसमें टाउ हमारा shear स्ट्रेस है और सी हमारा यहाँ पे कोहेजन है एंड सिग्मा हमारा यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस है एंड फाई हमारा एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस है। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस के बारे में निकालने बोला गया है। और इस क्वेश्चन में देखिए एक आपको दिया गया है, सबसे पहले ड्राई सैंड दिया गया है। अगर सैंड देता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, C इक्वल टू 0। अगर क्ले बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे फाई इक्वल टू 0। तो ये भी हमको पैरामीटर हमेशा याद रखना है। इस क्वेश्चन में आपको सैंड दिया गया है, मतलब C की वैल्यू 0 दी गई है। फिर आपको सिग्मा की वैल्यू एंड टाउ की वैल्यू दोनों कितनी दी गई है, 120 दी गई है। दोनों की वैल्यू हमारी 120 दी गई है। अब हम लोग चलिए फॉर्मूला में सेट करते हैं। टाउ की वैल्यू हमारी दी गई है 120, लिख लीजिए यहाँ पे 120। सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैंड है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। सिग्मा यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना गया है, 120 दिया गया है और 10 फाई निकालना है अपने को। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद ऐसा लिख सकते हैं 120/120 इक्वल टू 10 फाई। हम लोग बोल सकते हैं ये 120 को इधर ले आए, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 10 फाई इक्वल टू 1। अब हमको पता है कि फाई की वैल्यू 10 इनवर्स 1 का कितना होता है, तो फाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 45 डिग्री, क्योंकि हमारा 1045 कितनी होती है, तो 1 होती है। ये आपको हमेशा याद रखिएगा कि 1045 हमारी 1 होती है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया 25 डिग्री, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी दिया गया 35 डिग्री, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी दिया है 45 डिग्री। दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 272, एन इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए क्ले सैंपल वाज 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। द फेल्योर स्ट्रेन वाज 25% in an unconstrained compression test. The corrected area of the sample at the failure would be option A 15 square centimeter, option B 20 square centimeter, C 25 square centimeter, ऑप्शन डी 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है करेक्टेड एरिया की बात कर रहा है और हमारा कैसा टेस्ट है, तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की बात कर रहा है। तो जब भी हमारा करेक्टेड एरिया हम लोग निकालते हैं, वो भी अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में, तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है इनिशियल एरिया डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्ट्रेन। अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए इनिशियल एरिया दिया गया है, इनिशियल एरिया दिया गया आपको 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A0 की वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है। अब हमारा इसमें दिया हुआ स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन की वैल्यू क्या दी गई है, 25% दी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/100 भी लिख सकते हैं। अब स्ट्रेन तो आपको पता ही होगा क्या होता है हमारा डेल्टा L/L, मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब चलिए हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। तो A0 की वैल्यू कितनी है हमारी, A0 की वैल्यू हमारी 15 है और 1 माइनस स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, 25/100 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगी। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं क्या होगा। तो आंसर हमारा ये दिया हुआ 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी दिया हुआ 20 स्क्वायर सेंटीमीटर,
तो हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको ऐसे चेक भी करना है तो चेक भी हम लोग कर लेते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 15/1 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो 100 माइनस 25/100 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 15/1 इंटू 75/100, ये भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 15 1 जा 15, यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 75। तो हम लोग बोल सकते हैं 15 3 जा 75, 15 5 जा 75 एंड 5 2 5 20 जा 100। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस टाइप के कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन है, आपको आना चाहिए कि कैसे निकालना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 273, द गिवन वैल्यू shows Coulomb's graphical construction for earth pressure. Delta is the angle of wall friction. The earth pressure line is represented by option A AB, option B BC, option C BD and option D AD. अब इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि कूलम्स ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन फॉर अर्थ प्रेशर, और डेल्टा यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन है और अर्थ प्रेशर लाइन आपको रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे कि हमारा कूलम थ्योरी ने क्या बताया था, उन्होंने एजम्पशंस लिया था कि जो हमारा वेज होगा वो हमारी कैसी होगी, तो वो हमारी होगी रिज वेज होगी। उन्होंने एजम्पशन किया था कि उन्होंने वेज डिसाइड किया था, मतलब रिज वेज होगी, मतलब यहाँ पे हमारी क्या हो गई है रिज वेज हो गई। और उन्होंने क्या बताया था, जो बैकफिल ऑफ द वॉल है, तो यहाँ पे बैकफिल ऑफ द वॉल कौन डिसाइड कर रहा है, तो बैकफिल ऑफ द वॉल हमारा कौन सा एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल बना रहा है, मतलब अल्फ़ा माइनस डेल्टा वाला एंगल बना रहा है हमारा यहाँ पे। तो हम लोग बोल सकते हैं अर्थ प्रेशर लाइन कहाँ होता है, अर्थ प्रेशर लाइन जो हमारा अल्फ़ा माइनस डेल्टा वाले लाइन को टच करता है। तो अल्फ़ा माइनस डेल्टा वाले लाइन को कौन सा लाइन टच कर रहा है, तो ये लाइन टच कर रही है, मतलब BC जो लाइन होगी वो रिप्रेजेंट क्या करेगी, हमारी अर्थ प्रेशर लाइन कहलाएगी। जो भी हमारा अल्फ़ा माइनस डेल्टा का जो एंगल बनता है उसके नीचे जो हमारा लाइन खींचेगा उसे ही हम लोग बोलते हैं अर्थ प्रेशर लाइन। तो यहाँ पे अर्थ प्रेशर लाइन क्या हो जाएगी, तो अर्थ प्रेशर लाइन हमारी हो जाएगी BC की वैल्यू। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया AB बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी दिया गया है BC, मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जब भी आपको अर्थ प्रेशर लाइन ढूंढा जाएगा तो आपको देखना है कि अल्फ़ा माइनस डेल्टा वाला एंगल कहाँ है, उसके जो नीचे वाले जो लाइन होगी उसे हम लोग बोलते हैं अर्थ प्रेशर लाइन। क्वेश्चन नंबर 274, ए स्लोप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू दी हॉरिजेंटल फ्रॉम ए सॉइल हैविंग प्रॉपर्टीज C इक्वल टू 15 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर and phi equal to 22.50, gamma equal to 19 kilonewton per meter cube. Taylor stability number is 0.046. If the factor of safety with respect to cohesion of 1.5, then the safe height of the slope will be. इस क्वेश्चन में आप देखिए, पहले हमारा एंगल कितना दिया गया है 30 डिग्री दी गई है, फ्रॉम ए सॉइल हैविंग प्रॉपर्टीज भी दी गई है। C की वैल्यू हमारी 15 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर दी गई है। फिर हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या दिया गया है, फाई की वैल्यू दी गई है हमारी 22.50, गामा कितनी दी गई है 19 दी गई है। अब टेलर स्टेबिलिटी नंबर मतलब SN की वैल्यू हमारी 0.046 दी गई है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारी 1.5 दी गई है। और आपको पूछा है सेफ हाइट निकालने के लिए, जैसा कि हम लोग देखे थे कि टेलर स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेलर स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला होता है C बाय गामा इंटू H इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी देता है तो हम लोग H ही लिखेंगे, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं देता तो हम लोग SC लिखते, ये भी याद रखेगा। दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है C बाय गामा इंटू HC। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं देगा तो हम लोग क्रिटिकल हाइट लेंगे, SC लेंगे। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन देता है तो हम लोग H लेंगे। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं। तो SN की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, SN की वैल्यू हमारी 0.046 दी गई है। C की वैल्यू कोहेजन मतलब 15 दी गई है। गामा की वैल्यू कितनी दी गई है 19 दी गई है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 दी गई है और हाइट हमको निकालना है, तो पुट कर देते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगी 0.046 इंटू 19 इंटू 1.5 इंटू H इक्वल टू 15। तो H इक्वल टू कितनी, तो 15 बाय 0.046 इंटू 19 इंटू 1.5, यही होता है। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाती है 11.5 मीटर। तो ढूंढिए यहाँ पे 11.5 के नज़दीक कौन सा है, तो
तो ऑप्शन ए 25.8 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 19.1 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 17.2 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी 11.4, डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, 30 डिग्री का कोई मतलब नहीं है, आपको हाइट पूछा गया है तो फटाक से नहीं आप टेलर स्टेबिलिटी नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं देता है तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है सी बाय गामा इंटू एस सी। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 275, ए फुल्ली कंपनसेटेड राफ्ट फाउंडेशन फॉर ए बिल्डिंग इज ऑप्शन ए डिज़ाइन एज अ वेरी रिजिड राफ्ट, ऑप्शन बी डिज़ाइन एज ए completely flexible raft, option C such that the weight of the excavated soil is equal to the load due to the building, and option D supported by the piles of short length। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये कंपनसेटेड राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है। तो कंपनसेटेड राफ्ट फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन होता है जब हमारी सॉइल कैसी होगी, कंप्रेसिबल सॉइल होगी। अब कंप्रेसिबल सॉइल में अब हम लोग राफ्ट फाउंडेशन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कंपनसेटेड राफ्ट फाउंडेशन। याद रखना, जब सॉइल हमारी कंप्रेसिबल होगी और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राफ्ट फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसे हम बोलते हैं कंपनसेटेड राफ्ट फाउंडेशन। और कंपनसेटेड राफ्ट फाउंडेशन का हमारा डेप्थ किसके बराबर होता है, तो कंपनसेटेड राफ्ट फाउंडेशन में डेप्थ हमारा क्या होता है, डेप्थ जो जब भी हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं तो एक्सकेवेशन कब तक करेंगे, एक्सकेवेशन जब तक करेंगे जब तक हमारा एक्सकेवेशन किसके बराबर हो जाएगा, जब वेट ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल के बराबर हो जाएगा प्लस हमारे सॉइल का स्ट्रक्चर के वेट के बराबर हो जाएगा। मतलब सॉइल का स्ट्रक्चर वेट का बराबर हो जाएगा, तब तक हमको एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कंपनसेटेड राफ्ट फाउंडेशन में किसके बराबर हो जाएगा एक्सकेवेशन, तो एक्सकेवेशन हमारा बड़ा हो जाएगा वेट ऑफ द एक्सकेवेटेड सॉइल इज इक्वल टू द लोड ड्यू टू बिल्डिंग। मतलब एक्सकेवेशन हमको कब तक करना पड़ेगा, जब तक वेट ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल प्लस हमारा स्ट्रक्चर का वेट बराबर नहीं हो जाएगा राफ्ट फाउंडेशन का, एक्सकेवेशन तब तक हमको करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको हमेशा याद रखना, कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कंपनसेटेड राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है, तो सिंपल भाषा में आपको बताना है, जब सॉइल कंप्रेसिबल होता है तब उस समय हम लोग राफ्ट फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंपनसेटेड राफ्ट फाउंडेशन। और हमारे राफ्ट फाउंडेशन में जो हमारा डेप्थ कब तक करेंगे, डेप्थ क्या लेंगे, डेप्थ हम लोग वो लेंगे जब तक हम लोग सॉइल का एक्सकेवेशन तब तक करेंगे जब तक हमारा वेट ऑफ राफ्ट स्लैब के बराबर नहीं हो जाए प्लस हमारा स्ट्रक्चर के वेट के बराबर नहीं हो जाए, तब तक हम लोग एक्सकेवेशन करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 276, फॉर ए डैम्प्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम विथ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम response occurs at a frequency ratio, option A 1, option B 0, option C less than 1 and option D greater than 1। तो सबसे पहले हमको समझना है कि हमारा डैम्पिंग क्या होता है। यहाँ पे लिखा है डैम्प्ड, तो आपको समझना है यहाँ पे डैम्पिंग क्या होता है। तो डैम्पिंग क्या होता है, कोई भी हमारा वाइब्रेशन और साइक्लिक लोडेड सिस्टम में जब हमारा एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसे हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग। तो कोई भी आपसे पूछता है डैम्पिंग क्या होता है, तो आप बताएंगे कोई भी हमारा वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर हो या तो साइक्लिक लोडेड सिस्टम हो, उसमें हमारा एनर्जी लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसे हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग। अब डैम्पिंग में हमारा रेस्पॉन्स कब अकर्स होता है, रेस्पॉन्स तब अकर होगा जब हमारा फ्रिक्वेंसी रेशियो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि रेस्पॉन्स कब अकर होगा, तो रेस्पॉन्स तब अकर होगा जब फ्रिक्वेंसी रेशियो किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, तभी हमारा रेस्पॉन्स अकर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 277, at a site having deposit of dry sandy soil, an average soil of standard penetration resistance N is equal to 6 was recorded. The compactness of the soil deposit can be described as। अब यहाँ पे आपको SPT टेस्ट परफॉर्म किए हैं और उसमें हम लोग N की वैल्यू रिकॉर्ड किए हैं और N की वैल्यू हमारे यहाँ पे 6 आई है। 6 के आधार पे आपको बताना है
कि उसकी कॉम्पैक्टनेस हमारी सॉइल डिपॉजिट की कैसी होगी। तो जैसा कि हम लोग एसपीटी टेस्ट में यहाँ पे टेबल में नज़र आ रहा है कि अगर n की वैल्यू हमारे 0 से 4 के बीच में आएगा तो हमारी कॉम्पैक्टनेस कैसी रहेगी, वेरी लूज सॉइल हो जाएगी। अगर हमारा 4 से 10 के बीच में आएगा तो लूज सॉइल कहलाएगा, 10 से 30 के बीच में आएगा तो मीडियम डेंस सॉइल कहलाएगा, और ग्रेटर देन 50 है तो मतलब वेरी डेंस कहलाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है 6। अब 6 देखिए कहाँ पे आता है, तो 6 हमारा 4 से लेके 10 के बीच में आता है, मतलब हमारी कॉम्पैक्टनेस कैसी हो जाएगी, तो लूज सॉइल हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया वेरी लूज, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी दिया हुआ डेंस, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी दिया हुआ मीडियम, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी दिया हुआ है लूज सॉइल। तो ये भी आपको टेबल बहुत बार पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये टेबल को आपको याद कर लेना है। एन की वैल्यू, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये टेबल को आप हमेशा याद करके रख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 278, अंडर ए गिवन लोड ए क्ले लेयर अटेन्स 30 डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज 100 days and time taken by the same clay layer to attain 60 degree of consolidation will be ऑप्शन ए 16,000 days, ऑप्शन बी 800 days, ऑप्शन सी 400 दिन एंड ऑप्शन डी 200 days। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, अंडर ए गिवन लोड क्ले लेयर्स अटेन 30% ऑफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब U की वैल्यू कितनी दी गई है, U की वैल्यू हमारी 30% कंसोलिडेशन दी गई है, कितने दिन में, तो टाइम दी गया है हमारा 100 days। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया टाइम टेकन बाय द सेम क्लेयर। अब हमारी 60 डिग्री कंसोलिडेशन है, दूसरा का हमारा 60 डिग्री कंसोलिडेशन है, और आपको बोला है टाइम का फाइंड कीजिए। तो जैसा कि हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का इक्वेशन देखे थे, तो हम लोग ने देखा था टीवी इक्वल टू क्या देखा था, CV इंटू टी बाई डी स्क्वायर। और हमने क्या देखा था कि अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हमारी 60% से कम होती है तो टीवी हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते थे। टीवी हम लोग कैसे निकालते थे, π/4 U% का स्क्वायर कर देते थे जब हमारी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60% से कम थी। तो इस क्वेश्चन में आपको देखिए क्या दिया हुआ है, एक तो स्मॉल टी दिया गया है, दूसरा हमारा U की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे देखिए टीवी किसके प्रोपोर्शनल है, तो U के प्रोपोर्शनल है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U। तो टीवी के जगह में आप मान लीजिए U लिख दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे मैंने U लिख देता हूँ, तो यहाँ पे U लिख देते हैं, यहाँ पे लिखिए CV इंटू टी बाई डी स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे देखिए CV का कोई काम नहीं है और डी स्क्वायर का भी काम नहीं है, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U। अगर हमको T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं T1 बाई T2 इक्वल टू U1 बाई U2, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे U% का स्क्वायर है तो यहाँ पे U स्क्वायर हो जाएगा, U1 का स्क्वायर बाई U2 का स्क्वायर। अब देखिए T1 कितनी दी गई है आपको, 100 डेज दी गई है। T2 आपको निकालना है, U1 कितनी दी गई है, तो U1 हमारी 30 दी गई है, U2 हमारी 60 दी गई है। तो आप इसको कर सकते हैं 30 इंटू 30 बाई 60 इंटू 60। तो यहाँ पे आप कर सकता है 1 0 1 0 1 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो इसको हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कितनी वैल्यू हो जाएगी, 100 बाई T2 इक्वल टू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 1/4। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 100 इक्वल टू T2, मतलब T2 की वैल्यू कितनी निकल गई, 400 डेज निकल गई। तो 400 डेज में हमारा 60% कंसोलिडेशन होगा। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ 16,000 डेज, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 800 डे, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी 400 डेज, हमारा 400 डेज आया है, मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस ढंग से आपको सॉल्व करना है, ये सिंपल है, बेसिक है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। हमने यहाँ पे पुट किया और देखा कि कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग आंसर निकाल लिए। तो ये सब आपको याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर ये आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 279, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 ऑन ए डायग्राम, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इस क्वेश्चन में भी आपको लिस्ट 1 दिया गया, लिस्ट 2 दिया गया और एक फिगर दिया गया है और आपको बताया है कि बताओ क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग इमीडिएट सेटलमेंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसा सेटलमेंट जो तुरंत सेटल हो जाए, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तुरंत सेटल हो जाए, या तो स्ट्रक्चर बनने के बाद हमारा तुरंत सेटल हो जाए, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं इमीडिएट सेटलमेंट। अब इस फिगर में देखिए सबसे ज़्यादा हमारा सेटलमेंट इमीडिएट कौन हो रहा है, तो ये L वाला हो रहा है। तो इमीडिएट सेटलमेंट क्या हो जाएगा, हमारा L वाली सिंबल होगी, मतलब 2 वाली हो जाएगी। फिर दूसरा होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन। अब हम लोग प्राइमरी कंसोलिडेशन किसको बोलते हैं,
तो प्राइमरी कंसोलिडेशन वो कंसोलिडेशन होता है जिसमें से हमारा रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम दी वॉइड्स, मतलब जो एक्सेस पोर वाटर होता है वो रिमूव होता है वॉइड से, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन। अब देखिए प्राइमरी कंसोलिडेशन आपको नज़र कहाँ आ रहा है, तो ये के वाला क्या है हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन, इसको हम लोग पीसी से कर सकते हैं। तो के वाला क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगी हमारी कितनी 1 हो जाएगी। फिर दूसरा हमारा सेकेंडरी कंप्रेशन। सेकेंडरी कंप्रेशन मैंने बताया था ये जब पार्टिकल की रीअरेंजमेंट होती है उसके साथ जो हमारा पानी निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कंप्रेशन बोलते हैं। तो सेकेंडरी कंप्रेशन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सेकेंडरी कंप्रेशन यहाँ पे देखिए यहाँ पे एन है, मतलब कम हमारा कंसोलिडेशन हो रहा है। सबसे कम कंसोलिडेशन कौन हो रहा है, तो एन हो रहा है, मतलब सेटलमेंट भी हमारी कम हो रही है। तो एन वाली कितनी हो जाएगी हमारी, तो ये हो जाएगी सेकेंडरी कंप्रेशन। अब क्या बचा टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट सेटलमेंट हमारा एम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2143। तो ढूंढिए 2143 कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए दिया 1243 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 2143 मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 280, लिस्ट 1 and 2 कंटेन रेस्पेक्टिवली टर्म्स एक्सप्रेशन, मैच टू लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। अब यहाँ भी आपको लिस्ट 1 दिए हैं, लिस्ट 2 दिए गए हैं। अब लिस्ट 1 में हमको एक्टिविटी नंबर दिए हैं, लिक्विडिटी इंडेक्स दिए हैं और सेंसिटिविटी दिए हैं, और लिस्ट 2 में आपको उनके डेफिनेशन दिए हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक्टिविटी नंबर पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्टिविटी नंबर क्या होता है, एक्टिविटी नंबर होता है हमारा IP बाय परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन फाइनर देन 2 माइक्रोन, इसे ही हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो। अब हमको पता है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी रहेगा उसमें हमारा सबसे ज़्यादा एक्टिविटी नंबर होगा। तो एक्टिविटी नंबर का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा, IP बाय परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन फाइनर देन 2 माइक्रोन। अब ढूंढिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा में देखिए क्या लिखा है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाय परसेंटेज फाइनर देन 2 माइक्रोन, मतलब एक्टिविटी नंबर का कौन सा हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा। फिर दूसरा दिया लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स का हमने सिंबल देखा था, लिक्विडिटी इंडेक्स को हम लोग क्या लिखते थे, W माइनस WP डिवाइडेड बाय IP। हमने आपको ऐसा भी बताया था लिक्विडिटी इंडेक्स में कभी भी L सिंबल नहीं आएगा। W यहाँ पे वाटर कंटेंट है, WP हमारा प्लास्टिक लिमिट है, IP हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। तो चलिए ढूंढते हैं। तो फर्स्ट वाला देखिए क्या दिया हुआ है, WL माइनस W डिवाइडेड बाय IP, मतलब लिक्विडिटी इंडेक्स का क्या हो जाएगा हमारा 1 वाला हो जाएगा। फिर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी हम लोग भी नहीं पढ़ा है कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब बाय डिस्टर्ब स्टेट, उसे ही हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। QU अनडिस्टर्ब बाय QU डिस्टर्ब स्टेट को ही हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। अब ढूंढिए कहाँ पे है, तो ये हमारा नंबर पे है, कितने नंबर पे है, सेंसिटिविटी हमारे चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी इंडेक्स में गलती हो गई, हमारा फॉर्मूला क्या है W माइनस WP डिवाइडेड IP। अब लिक्विडिटी इंडेक्स देखिए क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट बिल्कुल सही है। फिर हमारा दिया गया है माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स, मतलब लिक्विडिटी इंडेक्स हमारी क्या हो जाएगी 3 वाली हो जाएगी, मतलब पहला कौन सा होगा 2 होगा, पहला एक्टिविटी नंबर हमारी 2 हो जाएगी, लिक्विडिटी इंडेक्स हमारी 3 हो जाएगी, सेंसिटिविटी हमारी 4 हो जाएगी। तो 2, 3, 4 आंसर ढूंढना है, तो 2, 3, 4 ढूंढिए कहाँ पे है। तो पहला दिया है 1, 3, 4 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी दिया हो 2, 3, 3 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी दिया हो 3, 2, 1 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी 2, 3, 4 डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं और इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।